सियासत में हर लड़ाई सियासी नहीं होती। सियासत रिश्तों को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कई बार कि लड़ाई सियासी नहीं निजी हो जाती। बेइज्जती या अपमान आमतौर पर किरदार ऐसा गढ़ता है कि आदमी अपमान का बदला अपना कद बढ़ाकर या अपमान करने वाले को नीचा दिखाकर लेना चाहता है। लेकिन कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो अपने आप का जो अपमान का बदला है वो खुद को बड़ा बनाकर तो लेना ही चाहते हैं। वो ये कोशिश में रहते हैं, इस हसरत में रहते हैं कि जिसने उनका अपमान किया है उसे पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दें। ऐसा सलूक करें कि उनका नाम लेने वाला भी 100 बार सोचे। यहां हम बात कर रहे हैं आज एक ऐसे ही किरदार की जिनका नाम है हेमंता बिस्वा शर्मा। वो शख्स जिसने असम की सियासत की तस्वीर इस कदर बदली है कि जनाब असम की सियासत में उनके नाम से शुरुआत हो रही है आज के वक्त में, और उनके नाम पर ही ये सियासत आकर खत्म होती है। असम में एक बार फिर से बीजेपी का कमल खिलाने वाले हेमंता की वो कहानी आपको आज बताने जा रहे हैं जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होगी। ये कहानी सियासी सीढ़ियां चढ़ने की भी है और निजी जिंदगी की भी। क्या था राहुल गांधी और उनके पालतू कुत्ते, टेबल पर रखे हुए बिस्किट और बगल की कुर्सी में राहुल को टकाटक देखने वाले हेमंता का वो किस्सा जिसके बाद हेमंता ने कांग्रेस को लेकर ठान लिया कि अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गुजरात में पानी जो पीने वाला पाइपलाइन से आता है उससे मुसलमानों का खून बहता है, यह कहकर किसी समय पीएम मोदी पर हमला बोलने वाले शख्स आज ये कहने से क्यों गुरेज नहीं करते कि हां वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। किसने देखी हेमंता बिस्वा शर्मा में योगी आदित्यनाथ की छवि और क्यों उन्हें असम का चाणक्य कहा जाने लगा है? और क्या आप जानते हैं कि असम में असमिया और बाहरी लोगों के इर्द गिर्द राजनीति करने वाले हेमंता के पूर्वज यानी उनके जो पुरखे हैं वो खुद असम के मूल निवासी नहीं है बल्कि बाहर से आए थे और किसी समय में कट्टर कांग्रेसी कहे जाने वाले और आज के समय में मोदी और अमित शाह की आंख को तारा बन चुके हैं। असम के जो ये किरदार है भारतीय जनता पार्टी के लिए असम को एक तरीके से अभेद किला बना चुके हैं। उनकी खुद की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आज के समय में हिंदू मुसलमान की सियासत को लेकर हेमंता कई बार इस तरह के बयान सामने रखते हैं, इस तरीके से बात रखते हैं कि जो कट्टर बीजेपी के नेता हैं उन्हें भी सुनकर पसीना आ जाए। लेकिन हेमंता ऐसा हमेशा नहीं करते थे। 2015 में बीजेपी में आने से पहले वो असम में कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, कांग्रेस का फेस हुआ करते थे। जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति इस समय हेमंता करते उस समय भी हिंदू मुस्लिम के इर्द गिर्द ही उनकी राजनीति थी, लेकिन उस समय उनका नारा था हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये वो दौर था जब देश भर में मोदी लहर चल रही थी। उस दौर में हेमंता नरेंद्र मोदी के कट्टर आलोचक थे। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार में तो उन्होंने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि गुजरात में पानी के पाइप से मुसलमानों का खून बहता है। सही सुना आपने। साफ है हेमंता की राजनीति हालात और मौके दोनों के लिहाज से बदलती रही है, लेकिन उनकी एक ताकत लगातार बनी रही, चाहे वो कांग्रेस में रहे हो या इस समय बीजेपी में, वो है चुनावी राजनीति में जीत की। चाहे कांग्रेस में रहकर मिली जीत हो या बीजेपी का कमल खिलाने की अब की कोशिश। 2026 असम चुनाव के नतीजे इस बात का पुख्ता सबूत हैं कि समय के साथ हेमंता और मजबूत होते जा रहे हैं। हेमंता की कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। तारीख थी 1 फरवरी 1969, जगह असम का जोरहाट। एक शिक्षित ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम दिया जाता है हेमंता। हेमंता के पिता कैलाश नाथ शर्मा जाने माने लेखक थे, गीतकार थे। उनकी मां मृणालिनी देवी लेखिका थी जो आगे चलकर असम साहित्य सभा की उपाध्यक्ष बनी। दिलचस्प बात यह कि बाहरी बनाम असमिया की जो राजनीति इस समय हेमंता की मूल पहचान है, असल में उनका परिवार मूल निवासी नहीं है असम का, बल्कि उनके पूर्वज खुद यूपी के कन्नौज से आकर असम में बसे थे। माता पिता गीतकार थे, लेखक थे, तो शब्दों की विरासत एक तरीके से हेमंता को घर से मिली।
10 साल की उम्र तक आते आते वो भाषण देने की कला सीख गए। उनकी पहचान बन चुकी थी। कक्षा 5 में ही वो असमिया वक्ता के रूप में मशहूर हो गए। अक्सर अपने पिता के जो लिखे लेख थे, जो भाषण वो तैयार करते थे, वो पिता लिखते थे। लेकिन एक समझ उनकी विकसित हो गई थी कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। उसके हिसाब से इन शब्दों में वो जानबूझकर बदलाव करते थे। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। यही हुआ हिमंता के साथ। कामरूप एकेडमी स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ने के दौरान ही वो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन यानी AASU में शामिल हो गए। ये वो समय था जब असम में भाषा और पहचान को लेकर आंदोलन तेज थे। इस दौरान आसू में कुछ उभरते हुए नेता थे, जैसा कि प्रफुल्ल कुमार महंत और भृगु कुमार फूकन। हिमंता इन नेताओं के संपर्क में आए। फिर आया साल 1981 के आसपास का वक्त, जब असम में आंदोलन अपने चरम पर था। किशोर हिमंता हर शाम संगठन की प्रेस रिलीज और पर्चे लोगों में पहुंचाने का काम करते थे। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद बड़ी संख्या में शरणार्थी भारत आए, खासतौर से असम में। इनसे असम की अस्मिता, संस्कृति, जनसंख्या संतुलन जैसे बहुत से ऐसे मुद्दे थे जो स्थानीय स्तर पर जोर पकड़ने लगे। हालात बिगड़ने लगे। अप्रैल 1979 में असम के शिवसागर जिले में कुछ छात्रों ने हथियारबंद संगठन बनाया, जिसका नाम दिया गया यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि उल्फा। असम उबल रहा था इस समय। हिमंता इस समय राजनीति समझने के साथ साथ कॉलेज पहुंचने लगे थे और साल 1985 में ये असम के इतिहास का निर्णायक साल था। आसू और ऑल असम गण संग्राम परिषद के नेतृत्व में बाहरियों के खिलाफ आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया। आंदोलनकारियों ने हाईवे जाम कर दिया, तेल की सप्लाई रोक दी गई, स्कूल कॉलेज बंद हो गए और सरकारी कामकाज ठप हो गया। इससे भी पहले 1983 में नेल्ली नरसंहार हो चुका था और इसमें हजारों लोग मारे गए। सरकारी आंकड़ा 2000 का है, लेकिन माना जाता है कि 5000 से ज्यादा लोगों की जान गई। इस खून खराबी की चर्चा दुनिया भर में थी। केंद्र में उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, जो किसी भी तरीके से इस खून खराबे को बंद करना चाहते थे। 1985 में केंद्र की राजीव सरकार और आसू यानी जो संघ था ये, इसके बीच एक अहम समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि जल्द चुनाव होंगे राज्य में और 25 मार्च 1971 के बाद अवैध रूप से जो लोग असम में आए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यानी असम में इस समय जो इस समय मुद्दा है बाहरियों का, ये मुद्दा आपका नहीं, ये 1975 के वक्त का भी है, 83 के वक्त का भी है। 2 महीने बाद आसू के नेताओं ने असम गण परिषद यानी AGP पार्टी बनाई। दिसंबर 1985 में चुनाव में AGP को बहुमत मिला। तो इस समय जो बात हो रही है विजय की पार्टी की या आम आदमी पार्टी की बात होती है, तो AGP ये कमाल कर चुकी है कि जिस समय गठन हुआ पहला चुनाव लड़ा और पूर्ण बहुमत मिला। महज 32-33 साल की उम्र में प्रफुल्ल कुमार महंत किसी राज्य के सबसे युवा CM बन गए और ये उनके लिए कामयाबी थी, एक रिकॉर्ड था। ये वही प्रफुल्ल हैं जिनके संपर्क में हिमंता बहुत पहले आ चुके थे। इस बीच 16 साल के हिमंता वो कर रहे थे जो आपने सोचा नहीं, वो पॉलिटिकली एक्टिव हो गए। असम की राजनीति में इतिहास बनते भी देख रहे थे और इतिहास बनाने की कुव्वत भी रखते थे। हिमंता ने उसी साल गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया है और यह कॉलेज पूर्वोत्तर राजनीति का असल पावर सेंटर था। अब तक असम के 7 मुख्यमंत्री इसी कॉलेज से निकले हैं। CM प्रफुल्ल महंत के करीबी होने के चलते उन्हें मुख्यमंत्री आवास और यहां तक कि सचिवालय तक सीधी पहुंच मिली। कम उम्र में उन्होंने देख लिया कि फाइलें कैसे चलती हैं, सरकार कैसे चलती है, प्रशासन काम कैसे करता है। कॉटन कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में हिमंता ने अपना दबदबा कायम किया। वो साल 1988 से लेकर 1992 तक लगातार 3 बार महासचिव चुने गए। ये एक रिकॉर्ड है। इस बीच 1990 में असम में फिर से हालात बदलने लगे। उल्फा ने असम में आतंक फैला दिया, चारों ओर अशांति फैल गई, माहौल बिगड़ता गया। प्रफुल्ल सरकार बनी थी और उसको काबू करने में सरकार नाकाम हुई, जिसके चलते केंद्र में तय किया गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और हुआ भी यही। इसके बाद जो चुनाव होते हैं उसमें AGP चुनाव हार गई और यहां से आया हिमंता की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान। 1990 में असम पुलिस ने उनके हॉस्टल पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान किचन के पीछे से रिवॉल्वर और 25 कारतूस मिलते हैं, जिसके चलते हिमंता पर आर्म्स एक्ट लगाया गया। 1991 में उन पर उल्फा से जुड़े होने के आरोप लगे। कहा गया कि व्यापारियों से वसूली कर रहे थे। जनवरी और मार्च में 1991 में ही 2 अलग अलग थानों में आतंक विरोधी कानून टाडा के तहत मामले दर्ज हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता मानवेंद्र शर्मा की हत्या हुई और इस केस में भी हिमंता का नाम जुड़ा।
1991 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, 15 दिन पुलिस कस्टडी में रखा गया। 22 साल की उम्र में हिमंता ये समझ चुके थे कि केंद्र में समर्थन के बिना असम की राजनीति में एक लंबा सफर तय नहीं किया जा सकता। और यहां से आया हिमंता की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट। संकटों में फंसे हिमंता ने एक कमाल का काम किया। आसू को छोड़कर वो तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया की शरण में चले गए। सैकिया हिमंता बिस्वा को जानते थे, जमीनी नेटवर्क को समझते थे उनके, और आगे चलकर 1993 में हिमंता आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। 1996 तक हिमंता पर जो पुराने कानूनी मसले थे, टाडा के मसले थे, उनकी केस डायरी और रिकॉर्ड्स पुलिस स्टेशन से लगातार रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। 1996 ये वो साल था जब हिमंता ने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा, विधानसभा का चुनाव लड़ा। सैकिया ने उन्हें जागलुक बारी सीट से चुनावी मैदान में उतारा और उनके खिलाफ थे आसू, जिस संगठन से पहले हिमंता जुड़े थे, उसके ही बड़े नेता भृगु कुमार फूकन। रणनीति थी कि आंदोलन से दो चेहरे निकले, दोनों को सामने लाया जाएगा तो हिमंता युवा है, उनको फायदा मिल सकता है, लेकिन हुआ उसका उल्टा। हिमंता चुनाव हार गए। इस बीच सैकिया का निधन हो गया और इस झटके ने हिमंता को एक तरीके से तोड़ कर रख दिया। उनके सिर से वो हाथ हट गया जो उन्हें राजनीतिक संरक्षण दे रहा था, आगे बढ़ा रहा था। यह हिमंता के लिए सबसे बड़ा झटका था। हिमंता इस कदर टूट चुके थे कि उन्होंने राजनीति और असम दोनों छोड़ने का मन बना लिया। वो दिल्ली जाकर सुप्रीम कोर्ट में वकालत करना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रही थी। हिमंता असम छोड़कर जाते उससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें रोक लिया। अजीत दत्त की किताब में लिखा हुआ है, हिमंता बिस्वा शर्मा फ्रॉम बॉय वंडर टू सीएम में लिखा गया है कि पीवी नरसिम्हा राव के समझाने पर चुनाव हारने के बाद हिमंता उसी चुनावी क्षेत्र में लौटते हैं। सड़क, राशन, तमाम चुनावी मुद्दे हैं जिनको उठाते हैं, जनता से सीधे संवाद करते हैं और जनता से जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वो तरुण गोगोई के संपर्क में आते और रिश्तों को मजबूत करते हैं। गोगोई दिल्ली में 10 जनपद के करीबी थे। गोगोई को ऐसे साथी की जरूरत थी जो मैदान में उतरकर आक्रामक रणनीति बनाए। हिमंता बिल्कुल वैसे थे। उन्होंने अपने पुराने आसू नेटवर्क के जरिए पता लगाया कि प्रफुल्ल सरकार के दौरान गुप्त हत्याएं जो हुई उसके पीछे उल्फा के पुराने मेंबर्स हैं, संगठन सुल्फा और राज्य पुलिस के कुछ अफसर हैं जिन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय का मौन समर्थन था। गोगोई ने इसे अपना चुनावी हथियार बनाया। जानकारी जुटाई हिमंता ने और गोगोई ने इसे चुनावी हथियार बनाते हुए जुमला दिया कि असम की माताओं बहनों, रात को आपके दरवाजे पर जो नकाबपोश आते हैं, दस्तक देते हैं, उन्हें सचिवालय का आशीर्वाद मिला हुआ है। इस एक लाइन में माहौल बदल दिया। सीएम प्रफुल्ल की छवि खराब हो गई और 2001 में कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई। हिमंता ने जालुक बारी से भृगु कुमार फूकन को हराया 10,000 वोट से, जहां पर वो पहले चुनाव हार चुके थे, और 1996 की हार का बदला ले लिया। लेकिन हिमंता की जिंदगी में हालात बेहतर हो रहे थे तो एक नया तूफान दस्तक देने के लिए तैयार था। चुनाव जीतने के बाद धीरे धीरे हिमंता तरुण गोगोई के परिवार के करीब हो गए। गोगोई की पत्नी डॉली गोगोई का भरोसा जीतना उनकी सबसे बड़ी कामयाबी था। जब गोगोई दिल्ली से या कहीं से गुवाहाटी आते तो हिमंता सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंचते। राज्य की हर छोटी बड़ी जानकारी, राजनीतिक जानकारी उन्हें गोगोई के जरिए मिलती। गोगोई तक वो जानकारी पहुंचाते। 2002 में गोगोई सरकार के विस्तार में हिमंता राज्य मंत्री बने। कृषि, योजना, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, एक के बाद एक बड़े विभाग उनके पास आते गए। धीरे धीरे सरकार के ज्यादातर फैसले और विधायकों को संभालने का काम भी हिमंता को मिल गया। उन्हें असम का सुपर सीएम कहा जाने लगा। 2011 के चुनाव में कांग्रेस ने 126 में 78 सीटें जीती। कांग्रेस सत्ता में आती है। पार्टी के अंदर सबको पता था कि इस जीत के असली आर्किटेक्ट है हिमंता। लेकिन गोगोई ने अपने बेटे को, गौरव गोगोई को आगे बढ़ाना शुरू किया और यहीं से हिमंता ने सियासी चाल पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें देरी नहीं की। उन्हें लगने लगा कि उत्तराधिकारी वो हो नहीं सकते और उन्हें एक तरीके से प्रतिद्वंदी, कॉम्पिटिटर समझा जा रहा है। फिर एक ऐसा पल आया जिसने रिश्ते को लगभग खत्म कर दिया। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों ने हिमंता की भूमिका को लेकर गोगोई से सवाल किया तो गोगोई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि बिस्वा शर्मा हैं कौन, आखिरकार वो एक मेरे मंत्री तो हैं। हिमंता को यह साफ हो गया कि गोगोई के रहते वो सीएम नहीं बन सकते।
2012 में तनाव और बढ़ता है। असम कांग्रेस में संगठन के चुनाव होते हैं। गोगोई के जो उम्मीदवार हैं वो हार जाते हैं, लेकिन हिमंता ने जिन उम्मीदवारों का समर्थन किया वो जीत गए। हिमंता ने अपनी ताकत समझाने में देर नहीं की। गुवाहाटी के एक होटल में 50 से ज्यादा कांग्रेस विधायकों को इकट्ठा किया और आला कमान को अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। दिल्ली में कांग्रेस आला कमान को साफ हो गया कि गोगोई का नियंत्रण कमजोर है। जब पर्यवेक्षक जो कि आए मल्लिकार्जुन खड़गे वो गुवाहाटी पहुंचते, हिमंता ने गुप्त मतदान की उनसे मांग रखी, लेकिन अंत में सोनिया गांधी ने मांग को ठुकरा दिया और कहा कि जो स्थिति है वही बनाए रखी जाए। 2014 में हिमंता अपनी शिकायत लेकर राहुल गांधी से मिलने जाते हैं दिल्ली, जिसका जिक्र मैंने पहले कहा, और हिमंता कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। ये वही मुलाकात थी जिसने असम की राजनीति में एक नई पटकथा लिखने में बड़ी भूमिका अदा की। ये हिमंता बिस्वा शर्मा का ऐसा अपमान था जिसे वो भूल नहीं पाए। अक्सर इस घटना का जिक्र करते हुए आप उन्हें सुन सकते हैं। हिमंता के मुताबिक वो राहुल को असम की राजनीति में कांग्रेस की कमजोर पड़ती स्थिति के बारे में आगाह करने गए थे, लेकिन कांग्रेस इसको लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं थी। राहुल गांधी ने उन पर ध्यान नहीं दिया और पालतू कुत्ते पिडी को बिस्किट खिलाने में बिजी थे। ये वही बिस्किट थे जो हिमंता के लिए आए थे, लेकिन राहुल गांधी ने इसे कुत्ते को खिला दिया। अब इस घटना को देखने के अलग अलग नजरिए हो सकते हैं, लेकिन हिमंता के लिए यह अपमानजनक था जिसे वो आज तक नहीं भूले। लेखक हैं अजीत दत्ता। अपनी किताब हिमंता बिस्वा शर्मा फ्रॉम बॉय वंडर टू सीएम में वो लिखते हैं हिमंता के हवाले से कि रिश्तों में दरार की शुरुआत यहीं से हुई। जब हिमंता ने बताया कि आपसी लड़ाई से कांग्रेस कमजोर हो सकती है, विपक्ष जीत सकता है, तो राहुल गांधी का जवाब मिला तो क्या हो जाएगा। यहां से मन में खटास बढ़नी शुरू हो गई और अप्रैल 2013 में पश्चिम बंगाल में शारदा समूह चिटफंड घोटाला होता है, जिसमें लाखों गरीब निवेशकों के पैसे डूब जाते हैं। शारदा के मालिक सुदीप सेन के साथ हिमंता के संबंधों के आरोप लगते हैं। तो एक तरफ कांग्रेस के साथ उनके रिश्ते खराब हो रहे थे, दूसरी तरफ हिमंता कानूनी मुश्किलें उनकी बढ़ती जा रही थी। और अगला कदम होता है जिसमें आप ये सोच सकते हैं कि एक तरफ कांग्रेस से रिश्तों में खटास, दूसरी तरफ क्या डर था, क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद अगस्त 2014 में सीबीआई ने उनके घर पर और न्यूज चैनल पर न्यूज लाइव पर छापेमारी की। जुलाई 2015 में एक और मामला सामने आया। अमेरिकी कंपनी लुई बर्जर पर आरोप था कि उसने असम में जल आपूर्ति परियोजना की ठेके के लिए मंत्रियों को रिश्वत दी। हिमंता 2010-2011 में गुवाहाटी में विकास विभाग के मंत्री थे। गोगोई इन फाइलों का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए कर रहे थे। हिमंता को एहसास हो गया कि कांग्रेस में रहे तो ये फाइलें कभी जेल ले जा सकती हैं। कैरवन की एक रिपोर्ट में लिखा गया है कि जब हिमंता कांग्रेस छोड़ना चाहते थे तब वो बीजेपी के संगठन मंत्री राम माधव से मिले। राम माधव ने ही उन्हें बीजेपी में लाने का खाका तैयार किया। 21 जुलाई 2015 को जब दिल्ली में असम के बीजेपी के नेताएं सर्बानंद सोनोवाल और किरण रिजिजू प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हिमंता की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उसी समय पर्दे के पीछे शाह से उनकी मुलाकात तय हो रही थी। 2016 में छपी कैरवन की रिपोर्ट में छापा गया कि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद असम में बीजेपी अध्यक्ष सिद्धार्थ भट्टाचार्य से कहा, यह गलती हो गई, ये जो गलती हुई है उसको सुधारना होगा। जाहिर बात हिमंता को लेकर थी। हिमंता बिस्वा शर्मा फ्रॉम बॉय वंडर टू सीएम किताब में अजीत दत्ता लिखते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और असम के कांग्रेस प्रभारी दिग्विजय सिंह से जब हिमंता ने कांग्रेस में रहते हुए तकलीफ जो हो रही उसका जिक्र किया, सारी बातें उन्हें समझाई, तो भाजपा ज्वाइन करने की दिग्विजय सिंह ने सलाह दी। दिग्विजय सिंह का तर्क था कि इधर कांग्रेस में कुछ होने वाला नहीं है, बीजेपी का नेतृत्व गंभीर है, वो पार्टी आपके लिए बेहतर होगी। दिग्विजय सिंह कहते हैं हिमंता से। अब वो तारीख आ गई जहां से हिमंता के हिंदूवादी राजनेता बनने की शुरुआत हुई। 23 अगस्त 2015 को दिल्ली में हिमंता अमित शाह से मुलाकात करते हैं और आखिरकार हिमंता कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। हिमंता भगवा दामन थामते ही भगवा रंग में रंग गए। हिमंता के जाने के बाद से ही बीजेपी ने असम में असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ अलायंस किया। हिमंता इन दलों के नेताओं को जानते थे, उनकी नब्ज पकड़ते थे। उन्होंने बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को असमिया अस्मिता से जोड़ा, चुनाव के नैरेटिव को बदल दिया। नैरेटिव दिया गया 35 बनाम 65, यानी हिंदू, मुस्लिम और स्थानीय बनाम घुसपैठिए। अपने न्यूज चैनल की मदद से पूरे अभियान को इवेंट की तौर पर तब्दील किया। कई रैलियां, बयान 24 घंटे दिखाए गए, कई बार तो खुद सीएम सोनोवाल से भी ज्यादा। नतीजे आए, बीजेपी गठबंधन को 86 सीटें मिली।
राजनीति के पंडितों का मानना था कि हिमंता के बिना ये आंकड़ा पहुंचना मुश्किल था, ये 40 से 45 रह जाता। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, पुराने बीजेपी नेता थे, लेकिन नजर हिमंता की थी सीएम कुर्सी पर। दिल्ली के गलियारों में एक लाइन बार बार सुनाई दी, चेहरा सोनोवाल का है लेकिन दिमाग हिमंता का। ये दिमाग और हाजिर जवाबी हिमंता को बहुत आगे ले जाने वाली थी। हिमंता की हाजिर जवाबी के कई किस्से मशहूर हैं। उनके कॉटन कॉलेज का किस्सा लगातार चर्चा में रहता है। उस समय हिमंता की गर्लफ्रेंड थी रिंकी भुइया, जिन्होंने उनसे पूछा था कि मैं अपनी माँ से तुम्हारे बारे में क्या बताऊं। हिमंता ने बिना झिझक जवाब दिया कि अपनी माँ से कहना कि तुम असम के सीएम की पत्नी होने जा रही हो। उस वक्त बड़बोलापन था या मजाक, किसे नहीं पता, लेकिन 2021 में भविष्यवाणी सच हुई। 2021 के चुनाव में बीजेपी दोबारा जीती, लेकिन 2 मई से लेकर 9 मई तक करीब 7 दिन सीएम का सीएम कौन होगा असम का, ये तय नहीं हो पाया। भाजपा के इतिहास में यह होता नहीं था, जीत कर आए मौजूदा मुख्यमंत्री को बदलने की बात इतनी खुलकर की गई हो। दिल्ली में तब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक हुई। अमित शाह ने दोनों नेताओं से अलग अलग बात की। हिमंता ने कहा कि मैंने 20 साल इस दिन के लिए काम किया है। शाह ने सोनोवाल को समझाया, केंद्र में भूमिका का आश्वासन दिया और उसके बाद सोनोवाल पीछे हट गए। विधायक दल की बैठक में खुद सोनोवाल ने हिमंता के नाम का प्रस्ताव रखा। 10 मई 2021 को शपथ ग्रहण हुआ और शपथ के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिसका इंतजार 20 सालों से हिमंता कर रहे थे। उन्होंने अपनी छवि बदल दी, प्रशासक की छवि बनाई, आक्रामक हो गए, दशकों से चल रहे उग्रवाद को कमजोर किया। दिसंबर 2023 में उल्फा के शांति गुट के साथ समझौता एक ऐतिहासिक मोड़ था। असम, मेघालय और असम अरुणाचल के सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में समझौते हुए। सरकारी मदरसों को बंद कर सामान्य स्कूल में इसे तब्दील किया गया। कानून व्यवस्था पर सख्ती के साथ ड्रग्स के खिलाफ अभियान चलाया गया। औद्योगिक मोर्चे पर 2024-25 में जागी रोड में टाटा समूह के साथ 27,000 करोड़ के निवेश की लेकर हामी भर्ती और सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला रखी गई। आर्नो 2 योजना, जिसके जरिए लाखों महिलाओं के बैंक खातों में सीधे पैसे पहुंचाए गए। माइक्रो फाइनेंस कर्ज माफी ने ग्रामीण इलाकों में असर किया। हिमंता ने 2026 का चुनाव एक तरीके से तय कर दिया कि कौन जीतेगा। किसी तरह का कोई संदेह नहीं था और नतीजे वैसे आए। चुनाव उससे बढ़कर जीता गया, उससे बेहतरीन तरीके से अपनी छवि मजबूत की। दूसरी बार हिमंता सीएम बनने के लिए तैयार है। लेकिन आज हिमंता के और 10 साल पहले की हिमंता को लेकर जो हम बात कर रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो बीजेपी राजनीति में इस कदर रच बस गए कि उन्हें आज असम का योगी आदित्यनाथ कहा जाने लगा। कोई उन्हें असम का चाणक्य कहता है। इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि राजनीति असम की सरहद को पार करके दिल्ली तक दिखने लगी है। कयास लगने लगे कि भविष्य में वो केंद्र में बड़ी भूमिका में आ सकते हैं। आपकी इस पर राय क्या है और आप इस पूरे राजनीतिक सफर को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें।